नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा था आपका, तो उसमें हमने आपका जो है लेसन 3 कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अपना देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का ही न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन 4 पढ़ेंगे। और उसमें है लेसन 4 में देखेंगे हमारा क्या है, उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप खुद भी कीजिए और स्कूल जाए तो अपने फ्रेंड को भी बताएं, ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सके और आसानी से इसको सीख सके व्याकरण को। ठीक है, तो आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई है कि आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। आप अपने फ़ोन से ही आप द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आप उनको बताइए अपने फ्रेंडों को, और फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और फटाफट से क्लिक कीजिए लाइक बटन पे। ठीक है, और चलिए हम बिना देर किए क्या करेंगे, पढ़ेंगे हमारा लेसन 4। लेसन 4 है हमारा, देखेंगे क्या है। देखिए, संधि एवं संधि के विच्छेद। ठीक है, संधि एंड संधि के क्या है, विच्छेद है, ज्वाइनिंग एंड। ठीक है, तो ज्वाइनिंग एंड डिसज्वाइनिंग में हम देखेंगे तो क्या होता है संधि। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि संधि क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे संधि, तो ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग मतलब कि जोड़ना। ठीक है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण क्या है, परस्पर मिलकर एक हो जाता है। उदाहरण के लिए तथा, तथा, एवं शब्दों के मेल होने पर तथा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा एवं शब्द की पहली ध्वनि ए परस्पर मिलकर ए हो जाती हैं और शब्द बनता है तथा एव। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनाया जाता है संधि में दो शब्दों का। जो अभी हम इसके पहले जो चैप्टर हम देखे हैं वो वर्ण संयोजन था ना। ठीक है, वर्ण को जोड़ना था और वर्ण का विच्छेद करना था। ठीक है, वर्ण विच्छेद था हमारा तीसरा लेसन। और यह है क्या बच्चों, शब्दों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शब्दों का विच्छेद करेंगे। ठीक है, और जोड़ेंगे। ठीक है, संधि करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे अर्थात ज्वाइनिंग करेंगे, और उसका विच्छेद करना मतलब डिसज्वाइनिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे संधि में। ठीक है, तो यही बता रहा है कि संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, संधि का क्या अर्थ होता है, मेल। मेल मतलब मिलाना। ठीक है, दो शब्दों को मिलाना अर्थात मेल करना। ठीक है, संधि का अर्थ होता है। ठीक है, और देखेंगे हम, ध्यान रखिए, शब्दों में निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले मेल को ही संधि कहते हैं। अर्थात ये नहीं कि दो शब्द है तो उसके आगे वाला और एक का एकदम दोनों का आगे वाला लेकर के संधि, ऐसा नहीं है। जो पहला वाला प्लस, देखिए अभी मैं बता रही हूँ, ये जो प्लस है तो प्लस का देखिए, जैसे यहाँ पे अभी बताया था ना तथा और एव। ठीक है, बताया था ना। तो आपका जो है ना निकटतम ध्वनि बता रहा है ना, निकटतम ध्वनियों के बीच का क्या होता है, मेल होता है। तो इसमें क्या बचा, ये देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है हमारा ध्वनि आ, यहाँ से थ में से अर्थात पीछे वाला। ठीक है, ये जो प्लस के आगे जो शब्द रहेगा उसका पीछे वाला शब्द में से निकलता है। ठीक है, और प्लस के पीछे जो शब्द रहता है उसका ये आगे वाला जुड़ता है। ठीक है, तो और इधर से क्या हुआ, प्लस ए हुआ। ठीक है, ए। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ से निकला ए, तो अब ए आ और ए दोनों मिल करके क्या बन गए, आपका ए बन गए। ठीक है, तो इस तरह से होता है संधि में पूर्व पद, अर्थात इसको पूर्व पद कहते हैं। पूर्व अर्थात पहला वाला। ठीक है, पहला वाला शब्द पूर्व शब्द। ठीक है, पद नहीं बोलेंगे, पूर्व शब्द। तो जो पहला शब्द है तो पूर्व शब्द का क्या होगा,
अंतिम अंतिम वर्ण क्या है? यह थ है, था है तो थ में से आ निकला है, ठीक है। और ये जो उत्तर पद है प्लस के पीछे वाला, तो सॉरी उत्तर शब्द है तो उसमें से ए निकला है, ठीक है। तो ए और आ मिलकर के ए बना है। इस तरह से आपका होगा। तो समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे थे हम। तो इस तरह से होता है, दोनों मतलब ध्वनियों की जो निकटतम ध्वनि होती है उन ध्वनियों को जोड़ा जाता है, आगे पीछे वाले को नहीं जोड़ा जाता है। पहले वाले प्लस के पहले वाले में का पीछे वाला ध्वनि में से निकाला जाता है, और प्लस के बाद वाला जो शब्द आता है उसमें से आगे वाला। इस तरह से हम जोड़ करके संधि करते हैं। तो इस तरह से कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, महाधन ईश, ठीक है। तो महाधन ईश का हम यहाँ पे करेंगे संधि। क्या हुआगा? देखिए हम करके दिखा रहे हैं, महाधन ईश, ठीक है। महा प्लस ईश हो गया। तो महा में देखिए यहाँ पे ये जो ह में क्या है? आ है। ह में यहाँ पे क्या है? आपका आ है प्लस इधर ईश मतलब ई, ठीक है। तो आ और ई मिल करके क्या बनते हैं? ए बन जाएंगे, ए, ठीक है। तो इस तरह से यह जो महाधन ईश है तो इससे क्या बनेगा? महेश। ए बनाना, ए, तो ए होगा, ठीक है, महेश, ठीक है। इस तरह से आपका बनेगा। और देखेंगे इसी तरह से आगे भी ये उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिम धन आलय, तो हिम लिखेंगे, हिम, ऐसे हम बनाते चलेंगे सारे संधियों को। आलय, तो देखिए हिम में से क्या निकला? अ प्लस आ, ठीक है। तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? हमारा आ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखेंगे हिम और आलय से क्या नया शब्द बनेगा। जब आ बना है तो जब हम यहाँ पे देखिए हिम जो शब्द है, तो हिम जो है आधा है क्योंकि अ निकल गया इसमें से, ठीक है। तो हिम में जब म को पूरा करेंगे तो आ हो जाएगा हिमा और लय, आ लगा देंगे, हिमालय, इससे बनेगा आपका, ठीक है। इसी तरह से और आगे चलेंगे, देखेंगे जगत धननाथ, ठीक है। तो जगत और धननाथ, ठीक है, यह क्या है? व्यंजन संधि है। तो इसको भी हम देख लेंगे। तो जगत देखिए ज ग और त है, ठीक है, और प्लस नाथ है, ठीक है, नाथ, ठीक है। तो अब देखिए त तो आधा है आपका, ठीक है। तो जो न है, ठीक है, त का न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। त का क्या हो जाता है? न हो जाता है व्यंजन संधि में। तो आधा त है तो उसका न हो जाएगा, तो ज ग, और ये आधा त है ना, तो यहाँ पे एक और न हो जाएगा, त का आधा न हो जाएगा, और पूरा वाला ना अथ, ठीक है, ऐसे बनेगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए इसमें स्वर नहीं निकलेगा। क्योंकि आपका प्लस के पहले अगर जो कोई हलंत वाला व्यंजन दिखे तो आप समझना कि वह व्यंजन संधि है, ठीक है। प्लस के पहले वाले शब्द जो होगा उसका लास्ट जो वर्ण होगा वह आधा रूप में, मतलब हलंत लगा हुआ वर्ण होगा, वह व्यंजन संधि होगा। और इस तरह से हम देखेंगे तपह बल वाला, ठीक है, तपह बल, यह विसर्ग हो गया, ठीक है। तो विसर्ग संधि, तो देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है आपका तपह प्लस बल। तो तपह बल में हम देखेंगे आपका जो ये तपह है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो और बल, ठीक है, तो विसर्ग का क्या बनेगा? और पीछे का ब, तो ठीक है। तो विसर्ग का हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा, वो ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तपोबल,
ऐसे ही हो जाता है हमारा संधि, ठीक है। ऐसे ही दो शब्दों को जोड़ करके हम एक जो नया शब्द बनाते हैं उसी को संधि कहते हैं। और जब दो शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जब दो शब्दों को जोड़ेंगे तो वहाँ संधि होगी, और जब एक शब्द जो बना हुआ शब्द है उसको हम तोड़ करके दो शब्दों में अलग अलग करेंगे तो वह संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पहले दो वर्णों में दो स्वरों का मेल हो रहा है तथा दोनों स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। तीसरे स्वर में दो व्यंजनों का तथा चौथे में विसर्ग का व्यंजन संधि का मेल हो रहा है तथा दोनों में पहली व्यंजन ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। अतः इस मेल के परिणाम स्वरूप या तो शब्द की पहली ध्वनि या दूसरी ध्वनि या दोनों ध्वनियों में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संधि विच्छेद। अभी तक तो आप समझ गए कि संधि किसे कहते हैं, तो ये दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो इसे संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि विच्छेद क्या है, दो ध्वनियों के मेल को तो संधि कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि के पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अर्थात इन शब्दों से देखिए ये महाधन इस से महेश बना, लेकिन फिर से महेश को हम इस रूप में कन्वर्ट कर दे उल्टा, ठीक है, महाधन इस में, तो यही क्या हो जाएगा, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, डिसजॉइनिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नरेश। तो नरेश क्या है, यह संधि है, दो शब्दों से बना है, ठीक है। तो अब इसको हम अलग करेंगे नरेश शब्द को। तो देखिए नर अधन ईस ऐसे करके निकलेगा, नर धन ईस से नरेश बना है। स्वागत सुधन आगत से स्वागत बना है, ठीक है। और इसी तरह से दुर्गम में दुह धन गम से दुर्गम। रमेश का देखिए रमा धन ईस से रमेश बना है, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हुए चलेंगे, आगे चलेंगे हम। अब क्या है, हमको क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए संधि केवल दो ध्वनियों के बीच होती है, दो शब्दों के बीच नहीं होती है, ठीक है। दो ध्वनियों के बीच होती है, दो शब्दों के बीच नहीं होती है। ये आपको बताया गया है कि जो प्लस के पहले जो शब्द आता है उसकी लास्ट ध्वनि और प्लस के पीछे जो आता है उसकी फर्स्ट ध्वनि, दो ध्वनियों मतलब दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दूसरा देखिए संधि होते समय मेल होने वाली ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, यह परिवर्तन संधि का परिणाम होता है, ठीक है। अर्थात नया शब्द बन जाता है, वह क्या होता है, संधि होता है। यह परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है, कभी दूसरी ध्वनि में, तो कभी दोनों में। संधि कभी तो दो स्वरों के बीच होती है, कभी दो व्यंजनों के बीच होती है और एक स्वर के बीच तथा कभी विसर्ग के बीच में, व्यंजन के बीच में, इस तरह से संधियाँ होती है, ठीक है। संधि की विपरीत प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि की विपरीत प्रक्रिया अर्थात जो शब्द ऑलरेडी बना हुआ है उसको तोड़ करके हम जब वापस उसी परिस्थिति में रख देंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, ठीक है, संधि विच्छेद कहेंगे। संधि के भेद तथा प्रभेद, तो इसके हम देखेंगे कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, आप तो पढ़ते ही आ रहे हैं, 5th 4th से ही थोड़ा मोड़ा तो परिचय हुआ ही होगा। तो अभी देखिए 6th 7th में भी पढ़े होंगे। तो संधि के कितने भेद होते हैं तो सभी बता लेंगे कि 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे, देखिए ट्रिक बता रही हूँ संधि के भेद जानने के लिए। लिखिए संधि, और तीनों जो है ये शब्दों को गिन लेंगे। एक तो स हो गया हमारा एक ऊपर जो म है वो 2 और एक धी है यह 3। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 शब्द हैं इसमें, तो अर्थात संधि के भेद कितने हो गए, 3, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे आगे। तो पहला क्या हो गया, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि में देखेंगे दो स्वर के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है
वह स्वर संधि का, अर्थात दो स्वरों का मेल होगा, उससे किसी एक स्वर में परिवर्तन आएगा या फिर दोनों में ही परिवर्तन आ जाएगा, उसे स्वर संधि, अर्थात उसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है। इसमें प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा वह भी स्वर होगा और प्लस के पीछे वाला जो वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, अर्थात स्वर मतलब आ, ठीक है, तो वो होगा। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया, शिव प्लस आलय से शिवालय बना है। तो देखिए शिव में देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए शिव में क्या है, यहाँ पे शिव में व में क्या है, आपको पता है कि कोई भी व्यंजन अगर जो पूर्ण रूप लिखा हुआ है तो उसमें अस्वर रहता है, तो व में क्या है हमारा अ है। अगर जो अ हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे वह क्या बच जाएगा, वह पे हलंत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आलय जो दिया हुआ है, तो आलय में देखिए आ, अर्थात देखिए हो गया ना, पीछे वाले में से अ निकल गया और प्लस के पीछे जो है आलय में से आ निकल गया। तो इस तरह से दोनों प्लस के आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होगा, आपका स्वर होगा, ठीक है। इसी को हम स्वर कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्लस के देखना है कि आगे क्या है और प्लस के पीछे क्या है। अगर आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, स्वर संधि होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सप्तधन ऋषि, यहाँ पे देखिए सप्तधन ऋषि का भी ऐसे ही तो में से अ निकल गया और री प्लस री इधर है ही, तो इस तरह से दोनों तरफ क्या है, प्लस के दोनों तरफ क्या दिख रहा है, आपका अ दिख रहा है और री दिख रहा है, इसलिए अर बना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यह भी क्या है, स्वर संधि का ही उदाहरण है। देव धन इंद्र में भी देव व में देखिए अ निकला, यहाँ पे ई निकला, तो अ और ई अर्थात दोनों ही क्या है, स्वर है, ठीक है। तो दोनों स्वर है, इसलिए क्या है, यह स्वर संधि है, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब देखिए संधि के कितने भेद हो गए, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब स्वर जो संधि है, ये स्वर संधि, इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5, ठीक है। संधि के कितने बच्चे हो गए, 3, और इन तीनों बच्चे में जो पहला बच्चा है, जो स्वर बच्चा, उस बच्चे के कितने बच्चे हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि। यह क्या है, स्वर संधि के 5 बच्चे, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और आयादि, ठीक है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और आयादि। इस तरह से आपका क्या है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5, ठीक है। तो हम पहला भेद में जाएंगे स्वर संधि के, ठीक है। तो स्वर संधि के जो पहला है भेद है आपका दीर्घ, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि दीर्घ क्या होता है, ठीक है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वरों के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आते हैं तो परस्पर मिलकर के दीर्घ स्वर अ ई उ में बदल जाते हैं। इस तरह की संधि को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि को अभी हम डीप में जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक एक उदाहरण मैं बस बताऊँगी, आपको क्या करना है और बाकी का उदाहरण आप खुद से करेंगे। समझा तो मैं सारे ही दूंगी, लेकिन उदाहरण का प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपको ही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अब देखिए अ और आ से आ बनता है, मतलब हमेशा दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, अर्थात बड़ा वाला ही स्वर बनेगा। अ और आ दो आते हैं तो अ में से आ बन जाएगा, ठीक है। और छोटी ई बड़ी ई भी आती है तो हमेशा क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई में से बड़ी ई ही बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ में से बड़ा ऊ ही बनेगा। इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अ और आ है तो आ बन गया इस तरह से, और छोटी ई बड़ी ई है तो बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बन गया। अर्थात जो आप बनाएंगे, ये शब्द बनाएंगे तो उस शब्द में देखेंगे कि ये जो है आपका शब्द के पीछे वाले जो वर्ण हैं उसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों दिखेगी। तो लास्ट में जब आप मात्रा लगा करके जब शब्द बनाएंगे तो हमेशा बड़ी ई का मात्रा लगाना होगा। उसी तरह से क्या होगा, जब अ और आ मिल कर के आ या फिर अ मिल कर के भी आ ही बनेगा, इस तरह से होता है। तो ऐसे अभी हम देखेंगे और आगे चल के उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आएगा आपका चर और प्लस अचर, ठीक है। तो चर और प्लस अचर जो है आपका, देखिए यहाँ पे चर में क्या है, अ छुपा है
और प्लस के पीछे भी देखिए यहाँ पे अ है तो चर में से अ निकला और यहाँ से भी अ निकला, तो आपका क्या बनेगा, बराबर के बाद क्या बनेगा आपका आ। तो अ और अ मिलकर के आ बनेगा। तो इस तरह से आपका चर और प्लस अचर का जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, च रा, क्योंकि आ लग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अ है यहाँ पे तो यहाँ पे आ लगेगा तो चराचर, ठीक है। क्या शब्द बनेगा आपका, चराचर। और इसी तरह से देखिए मत धन अनुसार, तो में क्या है, अ है और यहाँ पे भी अ है, तो दोनों अ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बनेगा, ठीक है। आ ठीक बड़ा बनेगा ना, हमेशा बड़ा वाला बनता है इसमें, ठीक है। तो आ बनेगा, नीचे वाला आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अ और आ, ठीक है। यहाँ तो दोनों अ मिलकर के बन रहे थे, अब अ आगे आ गया और पीछे आ गया, तो फिर कैसे बनेगा, तो भी देखिए सीयू मतलब अ है आगे और आलय में आ पीछे, तो भी हमेशा बड़ा ही बनेगा, आ बनेगा। अगर आगे शब्द के आगे वाले वर्ण में देखिए यहाँ पे अ निकला व में और पीछे वाले में आ निकला, तो भी आपका क्या बनेगा, आ बनेगा। तो देखिए सीयू में से अ निकल गया और प्लस आलय, तो आलय में देखिए आ है, तो अ और आ मिलकर के आ, तो इस तरह से नया शब्द बनेगा हमारा सी वा, ठीक है, वालय, ठीक है। वह पे आ का मात्रा चढ़ जाएगा। इसी तरह से परम धन आनंद में देखिए, परम में अ और आनंद में आ, तो आ मिल करके आ बनेगा, तो इसीलिए म पे आ का मात्रा लग जाएगा और यहाँ का आ हट जाएगा, तो परमानंद हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे अब इस परिस्थिति में देखिए, यहाँ तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ये पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया, या दूसरा था पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा में देखिए विद्या अर्थात पहले आ आएगा, प्लस जो है उसके पहले आ आएगा, तो तब क्या होगा, देखिए तो भी यहाँ पे क्या होगा, तो भी इक्वल टू के बाद जो है होगा वह आ ही होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में किसी भी परिस्थिति में स्वर जो है क्या होगा, हमेशा दीर्घ वाला ही रहेगा, बड़ा वाला, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला ही रहेगा। ई के लिए अब देखेंगे हम, आगे वाला नीचे वाला आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। ई के लिए देखेंगे तो देखिए ई देखिए छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। अर्थात देखिए इसमें बहुत सारे उदाहरण इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। अगर जो आपका क्या होगा, छोटी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई बनेगा, अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई बनेगा दूसरे कंडीशन में। यह पहला हो गया कंडीशन, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और यह चौथा हो गया। तो इसमें क्या होगा, यही देखना होगा कि प्लस के, ठीक है, प्लस के अगर जो इधर भी छोटी ई रहेगा, इधर भी छोटी ई रहेगा शब्द में, तो आपका हमेशा बड़ी ई बनेगा। इसी तरह से यहाँ दूसरे कंडीशन में प्लस के पहले छोटी ई प्लस प्लस के बाद में क्या होगा, बड़ी ई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई ही बनेगा। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, आगे बड़ी ई अगर जो आ गया और पीछे छोटी ई आ गया, तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ी ई ही रहेगा। इसी तरह से देखिए आगे बड़ी ई प्लस पीछे बड़ी ई, तो आपका हमेशा बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका दीर्घ संधि में हमेशा ये दीर्घ वाली बड़ी वाली ही रहती है, ठीक है। इस बात को आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके भी ऐसे ही 4 कंडीशन है। तो ई के लिए भी तो हम पढ़ लेंगे एक बार ई का भी उदाहरण, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, देव है तो वह, और इंद्र अर्थात देखिए वह में क्या निकला, ठीक है, देव में वह में, हाँ यहाँ पे रवि है, ठीक है।
रवि है, रवि, वी में क्या है आपका छोटी ई का मात्रा, और इंद्र, इंद्र में भी क्या है छोटी ई है, तो दोनों तरफ क्या है छोटी ई है, तो आपका बड़ी ई बनेगा। तो रविंद्र ऐसे लिखेंगे, बड़ी ई का मात्रा देखकर रविंद्र लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, अगर जो यहाँ पे छोटी ई आगे है, बड़ी ई पीछे है, अर्थात कपि है, तो कपि मतलब कपि, पी पे क्या है मात्रा जो है आपका, देख लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, तो पी, तो पी पे क्या है आपका छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ से छोटी ई निकलेगा और यहाँ से बड़ी ई, तो भी क्या है बड़ी ई ही बनेगा, तो इसीलिए कपीस पे जो छोटी ई का मात्रा है वह बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे मही धन इंद्र, अर्थात पहले बड़ी ई आ गया मही में, बड़ी ह में बड़ी ई का मात्रा आ गया, और प्लस के पीछे इंद्र, तो ई छोटी ई आ गया, तो भी आपका बड़ी ई ही बनेगा इस कंडीशन में भी। तो देखिए महेंद्र में ह पे क्या हम बड़ी ई का मात्रा देंगे। इसी तरह से जब दोनों बड़ी ई हो, जैसे सती, तो सती में देखिए तो में क्या है बड़ी ई है, और पीछे भी ईस में भी बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ी ई ही लिखेंगे, तो सती शब्द ऐसे लिखेंगे बड़ी ई का मात्रा तो पे, ठीक है। ऊ के लिए भी ऐसे ही रहेगा सेम कंडीशन, अगर छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा। आगे चलेंगे, और आगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ होगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर जो बड़ा ऊ आगे आ गया पीछे छोटा ऊ आया तो भी आपका बड़ा ऊ, मतलब हर हाल में आपको यही देखना होगा कि प्लस के आगे जो स्वर है समान, ठीक है, समान स्वर, ठीक है, और प्लस के पीछे जो स्वर है अगर जो दीर्घ हो तब, लघु हो तब, अर्थात बड़ा स्वर हो तब और छोटा स्वर हो तब, दोनों किसी भी कंडीशन में क्या होगा आपका बड़ा स्वर ही बनेगा। यही है दीर्घ संधि की फॉर्मूला, कि हर हाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इस तरह से देखना है अ और ई और ऊ के लिए स्वर संधि में, ठीक है। अ, ई और ऊ के लिए दीर्घ संधि में अ, ई और ऊ वाले शब्दों से होता है, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, तो आगे हम देखेंगे आपका गुण संधि, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप क्या होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो आप इतना बस याद रखिएगा कि मैं क्या है आपको स्वर संधि में क्या है कि आपको दीर्घ संधि पढ़ा दी हूँ, और दूसरा होगा हमारा गुण संधि जो कि दूसरी क्लास में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।